10th का ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस तू लोग पढ़ रहे हो। अभी एक्सरसाइज में हम लोग नहीं घुसे हैं, उदाहरण चल रहा है। उदाहरण बन गया तो एक्सरसाइज में 16 या 17 हिसाब है, यूं ही बन जाएगा। उदाहरण 4 5 48 हो गया। भूमि के एक बिंदु P से, अगर यहीं तक की बात करें, भूमि के एक बिंदु P से, तो भूमि का अर्थ होता है धरती, जमीन होता है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में तो तुम लोगों को बोले हैं सबसे पहले पृथ्वी का चित्र बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी संरचना, मकान हो, टावर हो, कुछ भी हो, पृथ्वी के सतह पर होता है। तो भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लो ये तुमको भूमि है, भूमि का एक बिंदु P है। तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ तक हम लोग चलेंगे। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो 10 मीटर ऊंचा भवन अगल बगल में कहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, MN, ये 10 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन हुआ। तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये हुआ। अब भूमि के एक बिंदु P से, यानी इस बिंदु P से इस शिखर N तक को मिलाएंगे तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहाँ से कहाँ तक? तो भूमि के एक बिंदु P से और भवन के शिखर N का, तो दोनों को मिलाने पर ये उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। इतनी ही बात को समझा? उन्नयन कोण बनता है नीचे में, तो जहां से बन रहा है तो कौन बनाता है? तो शिखर का, ये भवन का शिखर बनाता है। तो कोण बनाने वाला, जहां बनता है दोनों को मिला दो, नीचे वाला कोण हो जाएगा उन्नयन कोण। तो भूमि के बिंदु P से भवन के शिखर N का उन्नयन कोण, तो दोनों को मिला देंगे तो ये हुआ उन्नयन कोण। ये शिखर के द्वारा बनाया गया है। कहाँ? तो भूमि के बिंदु P पर। तो यहां तक बात को समझ गया? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब फिर यहां तक सोचो, ये भवन जो है MN, तो भवन के शिखर पर यहाँ पर एक ध्वज लहराया गया है। ध्वज मतलब झंडा, देखा है ना, झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त जिंदाबाद, तो झंडा लेकर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर झंडा जो है, तो झंडा तो मान लो किसी बांस में होता है ना, मतलब बांस लो, पाइप लो, उसमें झंडा लगा दो। तो झंडा मान लो यहाँ पर कोई बांस लगा हुआ है, NS, ये ध्वज है। ध्वज मतलब झंडा। ये मकान के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन MN, भवन के शिखर N पर ये झंडा SN झंडा है, ध्वज है, इसको लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर कहता है इस बिंदु P से इस ध्वज का शिखर तो S1 झंडा का, यहाँ से झंडा का ये डंडा है, डंडा का निचला भाग शिखर पर, ऊपर वाला यहाँ तक आया है, ये लंबाई है। तो ये झंडा जो है, इसके शिखर का, इसका S हुआ शिखर। तो भूमि के बिंदु P से झंडा के शिखर S का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो शिखर ये हुआ, बिंदु P हुआ। अब दोनों को मिलाओ, तो मिलाएंगे तो
ये हुआ, तो ये कोण इतना कोण बना रहा है ना, तो ये कोण यानी कोण एस पी एम हो गया तुमको 45 डिग्री, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ध्वज की लंबाई यानी ये झंडा की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, और यहाँ P से भवन MN जो है इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। बोलो हिसाब को समझा? रिपीट करना पड़ेगा नहीं ना। तो हम लोग को ज्ञात करना है ध्वज की लंबाई यानी SN, S से N तक SN ज्ञात करना है, यानी ध्वज की लंबाई हो गया SN विल बी व्हाट, क्या होगा, और बिंदु P से भवन की दूरी, P से भवन NM जो है, तो यहाँ तक की दूरी PM निकालना है। दूसरा PM बराबर क्या होगा, इतनी बात को समझा? अब ब्रेन लगाओ, जितना दिया हुआ है उसी से सब कुछ निकल जाएगा। ये भवन जो है सीधा खड़ा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंबवत खड़ा होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, इसमें कितने समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, 2 कि 3? 2। तो 2 समकोण त्रिभुज में छोटा वाला समकोण त्रिभुज NPM है। अब समकोण त्रिभुज NPM में हमको निकालना क्या है, ये PM चाहिए, इस पर और पहले इस पर, इस छोटा समकोण त्रिभुज पर क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो। 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब होती है, 30 डिग्री के सामने NM लंब है। एक ही बार में दिमाग में सेव ही नहीं होगा, तब तक के लिए सेव हो जाएगा जब तक दिमाग से भेंट नहीं होगी। हाँ, इसीलिए अपना ढंग से देखते जाओ। समकोण त्रिभुज NMP में क्या क्या दिया हुआ है, या हिसाब में जो दिया रहेगा उसी से आंसर निकलेगा। तो ये इसको हम ढक दिए, तो समकोण त्रिभुज NMP में ये कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा NM लंब होगा। तो 30 डिग्री के लिए लंब, रफ में लिख लेना या फेर में भी लिख सकते हो। बोलो NM बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। कहता है जो बिंदु P से भवन की दूरी, तो PM भवन की दूरी है, लेकिन 30 डिग्री के लिए ये आधार हो गया, सामने वाला लंब, तो ये आधार होगा। इसका मतलब 30 डिग्री के लिए आधार ज्ञात करना है, तो इसको मान लो x मीटर, मान लेते हैं P से M की दूरी कितना है, x मीटर। 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, लंब आधार दिया है, तो लंब आधार में संबंध जल्दी बोल, जल्दी 10। तो सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज MPM में 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 10 ही क्यों लिए, क्योंकि जो दिया हुआ है लंब दिया है, आधार मान लिया है, निकालना है। जो दिया रहेगा जो निकालना होगा, इसमें संबंध को, जो लंब आधार में 10 अल्फा 10 बीटा इसमें है, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा है, NM है ना, तो NM आधार हो गया PM। NM का मान कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, आधार x मीटर, मीटर मीटर कट गया, 10 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 10 बटा x। इससे आगे समझ गया होगा सब। 33 का मान 1/√3 बराबर 10 बटा x, तिरछा गुना होगा तो x बराबर 10√3। तो
x मीटर तो 10√3 मीटर ये आधार हो गया, 10√3 मीटर। बोलो 5 नंबरिया हिसाब है, कोई दम है नहीं न है। ह से हिसाब, ह से हल्का, हिसाब से हल्का कोई चीज़ नहीं होता है अगर ढंग से समझ लो तो। ये तो भर दिया जाता है दिमाग में जो मैथ भारी है। अरे चट्टा भारी इसीलिए है, तू पहले समीकरण तक विद्यार्थी को सिखाएगा नहीं तो इसके लिए तो भगवान भी वरदान देगा। जो तेरा मैथ मजबूत होगा तो भगवान का वरदान यहाँ फेल कर जाएगा, भगवान इसको समीकरण तक पहुँचाएगा, बिंदु से वृत्त तक पढ़ा देगा, तब मैथ पढ़ा करके देखे कहीं भी कोई समझेगा। तो चलो आधार निकल गया, यानी भवन की दूरी बिंदु P से कितना हुआ 10√3 मीटर ऊंचाई पर। या तो ऊंचाई क्या कहता है, झंडा का ऊंचाई निकालने, ध्वज दंड की लंबाई, दंड मतलब डंडा, ध्वज मतलब झंडा, डंडा जैसे ये हो गया डंडा, इसमें लगा दो झंडा, इसका नाम हो जाएगा ध्वज। तो ध्वज तो इतना बड़ा है, यानी बहता समकोण त्रिभुज की चर्चा है, इसका मतलब यहाँ पर है ना। बहता समकोण त्रिभुज लेंगे तब नहीं पूरे का लंबाई निकालेंगे, पूरे का लंबाई में से भवन का लंबाई घटा दो तो झंडा का लंबाई निकल जाएगा, समझ रहा है। तो इसका मान निकल गया, x को हटा दिए, ये कोण 45 डिग्री है, यानी कौन सा कोण, इतना कोण 30 डिग्री है, ये बढ़ता कोण है कितना 45 डिग्री। तो चलो ये है 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज SMP में यानी SMP में ये 45 डिग्री के सामने लंब खोजो, 45 डिग्री के लिए लंब, बोलो जल्दी बोलो कौन सा है। इसके सामने ये है, ये सामने वाली भुजा लंब, तो SM हुआ, तो ये SM हुआ। फिर ये 45 डिग्री के लिए ये आधार हो गया, 90 के सामने तो कर्ण हुआ, तो आधार PM है। 45 डिग्री के लिए आधार हो गया PM, PM निकल चुका है 10√3 है ना, यानी लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, और कोण है 45 डिग्री। तो अब यहाँ किसका सेटिंग होगा जो लंब आधार में संबंध बन जाए, जल्दी बोल। लंब बटा आधार 10 का, तो लिखेंगे 10 45 समकोण त्रिभुज SMP में 10 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 10 45 का मान 1, लंब कितना है तो SM है ना, SM आधार कितना है 10√3, PM का वैल्यू 10√3 है, तो 10√3। बोलो SM बराबर कितना होने जा रहा है, अरे 3 गुना करेंगे 10√3 होगा, तो SM बराबर 10√3 मीटर में है, तो मीटर। अब SM हम लोगों को निकला कि तो मकान की ऊंचाई और झंडे की ऊंचाई मिला करके निकला है ना, पूछ रहा है सिर्फ झंडा की ऊंचाई कितना है, तो कल्पना करो ये SM एक बड़का बांस है, समझा। इसे जस्ट पहले तो ये SM का लंबाई हम लोगों को निकला है 10√3 मीटर। थोड़ा ध्यान से देखो, बात छोटी रहते हुए विद्यार्थी के लिए बड़ी बात बन जाती है। हम लोगों को दिया हुआ है SM बराबर 10√3 मीटर। SM किस लंबाई को मिला करके है, कहने का अर्थ ये SM जो है इतना जोड़ इतना बराबर ये पूरा होगा, इतना को जोड़ेंगे तो ये पूरा, तो MN जोड़ NS लिख सकते हैं SM के लिए
ये पूरा लंबाई हो गया MN जोड़ NS। बोलो इसको समझा सब। इसमें MN है 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, और NS हो गया ध्वज। ध्यान से देख जी सर। तो NS बराबर 10√3 मीटर। अब ये समीकरण है, इसलिए NS बराबर 10√3। इसको इधर ले जाएंगे तो -10, दोनों में मीटर है तो पोस्ट दे करके मीटर लिख दो। 10√3 में तो 10 नहीं घटेगा, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 प्लस माइनस माइनस और 10 1 10, कितना मीटर। ये NS का लंबाई, NS ही ध्वज है, ये NS ध्वज है ना, तो ध्वज का लंबाई निकल गया। बिंदु P से ये कितना दूर है, ये दूरी निकल गई। हिसाब को समझा। भाषा में लिखने के लिए थोड़ा सा लिखना होगा, फेर और PDF उपलब्ध है। चलो आंसर उदाहरण 5 का देखो। तो 5 ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम लोग एक छोटी सी बात की जानकारी ले लो। हम लोगों की छाया दिन भर में ही बन सकता है। छाया प्रकाश की उपस्थिति में बनता है कि अंधकार में भी बनता है? प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। यानी दिन के समय में सबसे लंबा छाया किसी भी व्यक्ति का या पेड़ पौधे का या मकान का सबसे लंबा छाया कब बनता है? 12 बजे। रे सूर्योदय जो होता है, जिस समय सूर्योदय होकर के सूर्य क्षितिज पर चढ़ने लगता है, मान लो ये पूरब है, इसको हम लोग कुछ समय के लिए इसको पूरब मान ले, तो पूरब के विपरीत पश्चिम, ये पश्चिम हुआ, प से पश्चिम, उत्तर दक्षिण को गोली मारो, पूरब पश्चिम हुआ। तो देखो ये पृथ्वी है, यहाँ सूर्योदय होगा, प्रकाश की किरणें निकलेगी, तब यहाँ पर कोई वृक्ष है AB। देखो ध्यान से समझ, इसका संबंध इससे है, इसीलिए इसको ठीक से समझ। तो ये AB एक वृक्ष है, उसका छाया कैसे बनेगा? तो सूर्य से निकलने वाली अनंत किरणें निकल रही है जी। तो अनंत किरणों से मतलब नहीं है, सभी दिशाओं में अनंत किरणें निकल रही हैं। अब यहाँ से निकलने वाली किरणें जब ऐसे आएगी, ये किरणें आई तो ये वृक्ष के तना से टकरा करके लौट जाएगी, कुछ भाग शोषित कर ली जाएगी। तो इसी तरह ये इस पर टकराई, वापस लौट गई। हर एक बिंदु ये लंबाई में प्रत्येक बिंदु से टकरा कर वापस लौट जाएगी। लेकिन फिर कल्पना करो, इसके जस्ट सटे हुए ऊपर से ये किरण जो आ रही है, ये किरण नहीं टकरा रही है पौधा से, वृक्ष से, और ये सीधे आकर के ऐसे गई यहाँ C बिंदु पर। तो प्रकाश की किरणें इस पोर्शन पर पड़ने पर टकरा जाती है, वापस लौट जाती है, कुछ भाग अवशोषित हो जाती है। लेकिन सबसे शिखर बिंदु के जस्ट सटा हुआ और ऊपर का तमाम किरणें आएगी तो ऐसे पड़ेगी न जी। ये सूर्य है, तो यहाँ से इस पॉइंट C से बाईं ओर प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन A और C के बीच में ये किरण नहीं आ रही है, तो A से C तक ये भाग छाया बनेगा। बोलो तो कौन नहीं समझा? कोई ऐसा है जो छाया कैसे बनता है? नहीं समझी तो ध्यान देगी, नहीं तो समझेगी खाक। चल फिर समझ। जैसे
ये रूम इसी रूम का सतह है मान लो, या बेंच है, मार्कर को खड़ा कर देंगे और यहाँ पर टॉर्च जलाओ यहाँ पर, या चलो यहाँ पर एक तो ये आदमी खड़ा है MN, यहाँ पर ये सूर्य है, तो सूर्य से अनंत किरणें निकल रही है, बोलो सभी दिशाओं में जा रही है। तो यहाँ भी किरण पड़ेगी, एक एक बिंदु पर किरण पड़ेगी ना, तो ये किरणें इस पर करके कोई मनुष्य ही खड़ा है, या मान लो यहाँ से यहाँ तक एक पोल खड़ा है, ये MN एक बिजली का खंभा है, तो इस खंभे के प्रत्येक बिंदु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी, टकरा करके वापस लौट जाएगी, होगा ना। लेकिन सबसे ऊपरी भाग खंभा का यहाँ से जो जस्ट सटा हुआ, ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, ये सब जो है इसको खंभा नहीं रोक रहा है ऊपरी भाग से, तो ये देखो कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा तुमको यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो यहाँ पड़ेगा, तो इसको मान लो S, तो M से लेकर के S तक प्रकाश की किरणें नहीं पड़ रही है, कहा कि इससे आता है टकरा करके यहीं से लौट जाता है, तो यही हो गया SM हो गया छाया। अब तुम ही धूप में खड़ा हो जाओ सवेरे सवेरे, मतलब सूर्योदय होता है आधा एक घंटा के बाद, ये सूर्योदय हुआ है पूरब में, अब सूर्य ऊपर की ओर ऐसे चढ़ रहा है, तो सूर्योदय होता है उसके ठीक बाद यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो तिरछी किरणें आती है जो लंबी दूरी तय करती है, इसके ठीक ऊपर से आने वाला ऐसे आ रही है पहला किरण, फिर दूसरा किरण यहाँ पड़ता है, यहाँ के आगे धूप है, लेकिन यहाँ जो पड़ रही है किरण, ये तो इससे टकरा करके ये यहाँ टकराएगा, टकरा करके फिर वापस लौट जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला भाग यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ नहीं पहुँचा, ये वाला भाग यहाँ नहीं पहुँचा किरण, तो किरण जहाँ जहाँ नहीं पहुँचता है जितने जगह पर, उतना जगह पर ये पोल का ये छाया बन जाएगा। कैसे छाया बनता है समझ गया। मान लो कल्पना करो, तो सुबह के टाइम में सूर्य यहाँ है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, दिन के 12 बज रहे हैं, तो सूर्य यहाँ आया, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है AB, अब देखो सूर्य से आने वाली किरणें, ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें तिरछी सीधी सब तरह की किरणें आ रही हैं, तो इस पोर्शन पर जो पड़ेगा, मान लो इस पोर्शन पर किरण पड़ेगा, तो यहाँ से वापस लौटेगा, ये किरण यहाँ पड़ेगा तो ये वापस लौटेगा, तो प्रत्येक बिंदु पर पड़ने वाला किरण टकराएगा, पुनः वापस हो जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर जो ये किरण पड़ेगा, तो ये किरण ऊपरी भाग जस्ट ऊपर, ये ऊपरी भाग के जस्ट ऊपर पड़ेगा, ये तुमको यहाँ आएगा, यहाँ, फिर दूसरा किरण इसी तरह यहाँ आएगा, तो यहाँ के बाद इधर धूप रहेगा, लेकिन ये जो है डिस्टर्ब कर दिया किरण को आने में, ये से शीतक किरण नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा छाया। तो दोपहर में 12 बजे देखना छोटा छाया बनता है, और जब ये सूर्य हमारे सर के ऊपर आ जाए तो सब किरण सीधे नीचे आती है, तो सब जगह पड़ती है, छाया बनता ही नहीं है। बोलो इतनी बात में ये पता चला जो छाया कैसे बनता है। तो तुम लोग बतलाओ तो, छाया दिन में एक बार किसी भी व्यक्ति का, पेड़ पौधे का या मकान का छाया बनता ही नहीं है, और वह समय कब होता है? शाम में। अरे 12 बजे नहीं होता है, जिस समय पृथ्वी पर जब हम खड़े होते हैं और हमारे ऊपर सीधे, मतलब हमारे ऊपर लंबवत सूर्य स्थित होता है, तो उस समय हमारी छाया बनती ही नहीं है,
क्योंकि ये मान लो कोई व्यक्ति है, सूर्य ठीक ऊपर है, तो प्रत्येक किरण बगल होकर के नीचे आ रही है चारों ओर से, तो सब अगल बगल सब जगह धूप रहेगा, छाया नहीं बनेगा। और सुन लो ज्योग्राफी की एक बात, कभी तुम लोग को हम बतलाए थे और आने वाले समय में चर्चा होती रहेगी। जैसे कोई कहेगा 12 बजे की परिभाषा बोलो, तो कुछ है दिमाग में, क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 बजे की परिभाषा दी गई है। जब सूर्य हमारे सर के ऊपर स्थित होता है, सूर्य का मूवमेंट पूरब से पश्चिम की ओर होता है ना, तो जब सूर्य हमारे सर के ऊपर स्थित होता है, ऐसी स्थिति में हमारा छाया नहीं बनता है, और ऐसे ही समय को कहते हैं 12 बज गया। समझा? तो भाई 12 कब बजता है? जब सूर्य हमारे सर के ऊपर में रहता है। तब इससे अब कई सवाल पैदा होता है। दिल्ली में तू 12 मतलब एक व्यक्ति को फोन से कंसल्ट में रहो, यहाँ हम लोग बिहार के आदमी है ना, मधुबनी जिला के, तो हम लोग अपने जगह पर हैं। दिल्ली में कोई साथी है, इसको फोन करो। कब फोन करो? जब तुम्हारे सर के ऊपर दिन में खड़ा हो, 1 घंटा धूप में खड़े न रहना होगा। 11 मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच में लगभग देखना, जो अपना छाया नीचे की ओर देखना नहीं बन रहा है, तब पता चलेगा। ऊपर की ओर देखोगे तो ठीक ऊपर की ओर सूर्य है, इसका मतलब अब 12 बज गया। फिर दिल्ली फोन करो, रे देखो तो धूप में खड़ा होकर के तुम्हारा छाया बनता है, वो कहेगा थोड़ा सा छोटा छाया बन रहा है, इसका मतलब वहाँ 12 नहीं बजा है। तो 12 बजे की क्या परिभाषा होती है? अब 12 वहाँ क्यों नहीं बजा, यहाँ बजा है? ज्योग्राफी का टॉपिक है, नहीं होगा तो इसको हम याद रखना, मतलब ऑफ आवर में रविवार के दिन बतला देंगे, आधा घंटा लगेगा। तो छाया कैसे बनता है मुख्य रूप से इसको जान गया। उदाहरण 5 देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया, साया का मतलब छाया, समझा? तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक पहले समझो, पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा। इसमें उन्नयन कोण की चर्चा नहीं है, न तो अवनमन कोण की चर्चा है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, तो समतल जमीन को हम लोग एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाएंगे। तो चलो, एक समतल जमीन है, इस पर एक मीनार, मीनार का इंग्लिश टावर होता है। टावर दिमाग में है ना, टीवी टावर होता है बहुत बड़ा, मोबाइल टावर भी बहुत बड़ा होता है। शहर सब में भी गोलंबर के बीच में टावर बनाया रहता है, 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट, ऐसी आकृति को जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टावर। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया, ये समतल जमीन है, एक इस पर मीनार खड़ा है। मीनार की चर्चा हो ना तो थोड़ा बड़ा बनाना चित्र। ये AB मीनार हो गया जो समतल जमीन पर खड़ा है। फिर दिमाग में लाओ, ये तो सीधा खड़ा होगा, तो ये कोण हो गया कितना? 90 डिग्री। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इतना का अर्थ है, हम बता देते हैं। ये चित्र इस ओर बनना चाहिए। देखो, क्वेश्चन को देखो, चित्र को देखो, लाइन के अनुसार तालमेल बैठा करके समझो, कोई दम नहीं है इसमें। देखो चित्र पर ध्यान दो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया, ये समतल जमीन है, ये AB हो गया तुमको मीनार।
तो ए बी मीनार हो गया, ये समतल जमीन पर खड़ा है, इसका मतलब ये जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो प्रश्न में क्या है, सूर्य तो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है जी, जाता है नहीं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हम लोगों को ऐसा महसूस होता है। तो फिलहाल मान ले ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो प्रश्न के अनुसार सूर्य एक समय में जहां पर होता है उस समय में इस मीनार ए बी का उन्नयन कोण, यहाँ 49 है ना, इसका मतलब हुआ उन्नयन कोण। एल्टीट्यूड बतलाएंगे तुम लोग को, बतलाए भी हुए हैं। 49 का मतलब हो गया उन्नयन कोण, इतना ही याद रखना। तो सूर्य मान लो अपने यात्रा के क्रम में पूरब से पश्चिम जाने के क्रम में इस बिंदु पर है, यहाँ पर एस से हो गया सन, चारों ओर किरणें बिखेर रही है। तो जो किरणें इस खंभा पर पड़ेगा मीनार पर तो लौट जाएगा। ये बी बिंदु शीर्ष बिंदु है। अब यहाँ से आने वाली किरणें बिंदु सी पर पड़ रहे, यहाँ से आने वाली सी के आगे, यानी यहाँ से धूप दिखलाई दे रहा है और सी से पहले का जड़ तक का धूप ये बन गया छाया, क्योंकि किरण नहीं आ रही है। तो जिस समय सूर्य यहाँ पर है एक जगह पर, तो ये मीनार के साथ कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। समझा बात को। ये सूर्य एक समय में मान लो बिंदु एस पर है, तो ऐसी स्थिति में मीनार ए बी का छाया, इसका किरण यहाँ से पड़ता है, इधर नहीं आता है, तो छाया ऐसी बनेगा। तो जिस समय सूर्य बिंदु एस पर है उस समय ए बी मीनार का छाया एसी बनता है। तो एसी का तो कुछ लंबाई होगा, कितना 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, तो ये लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो मान लो ये x मीटर का ये छाया बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद सूर्य फिर जब यहाँ आता है, स्थान बदलता है, तो ये मीनार तो खड़ा है, मीनार का स्थान नहीं बदला, इससे आने वाली किरणें टकरा करके वापस लौटती है। लेकिन शीर्ष बिंदु से जो किरण गुजरना शुरू करती है, तो पहला किरण ऐसे डी बिंदु तक आता है, फिर आगे ऐसे, यानी इससे इधर धूप है, ये धूप वाला इलाका हो गया, इसके आगे। तो जब सूर्य यहाँ से यहाँ आता है तो इसका मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री, यानी ये किरण 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई मान लो 8 मीटर है। अब ये इसमें देखो तो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन समझा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की साया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है। हाँ, ये दिया है, पहले x मीटर का छाया था, सूर्य जब 60 डिग्री से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है तो छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। कितना है, 40 मीटर है ना, 40 मीटर लंबी हो जाती है। पहले ये मान लो 20 मीटर था, तो ये 40 मीटर और लंबा हो गया, 20 और 40 60 मीटर का हो गया। पहले ये x मीटर था। ये छाया जो है सूर्य यहाँ से स्थान बदलकर S1 पर आता है, तो उस समय मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये छाया इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 40 मीटर और लंबा हो गया, यानी यहाँ से लेकर के ये 40 मीटर यहाँ तक हो गया बिंदु B तक। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, छाया की लंबाई बढ़ जाती है 40 मीटर, पहले जितना मीटर का था, तो मान लिए x मीटर का था, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इस 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये मीनार लंबा क्या होगा, लंब, दो मत नहीं ना है, तो 60 डिग्री के लिए लंब बोलो, 60 डिग्री के लिए लंब। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया
मीनार की ऊंचाई h मीटर हुआ, यानी बी सी, ये डी है, इसको ए माने हैं, ये सी है। चलो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज ए सी बी में 60 डिग्री के लिए लंब बी ए हो गया। अब बी ए दिया है कितना, h मीटर माने हैं, तो h मीटर लिखते हैं डायरेक्ट। इस 60 डिग्री के लिए आधार कौन सा हुआ, सामने वाला भुजा ये कर्ण हुआ, तो आधार ये छाया हो गया AC, तो आधार हो गया AC। अब देखो 60 डिग्री का सेटिंग किसके साथ करना है, तो इधर तुमको लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में संबंध खोजो। 10, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में 10 60 डिग्री बराबर 10 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि लंब और आधार, लंब बटा आधार होता है 10 में, तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 10 60 डिग्री का मान √3। लंब कितना है, ये h मीटर माने हैं। AC कितना है, x मीटर, मीटर मीटर कट गया, √3 बराबर h बटा x हुआ। तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, x √3 बराबर h, यानी h बराबर x √3। समीकरण 1 हो गया तुमको h बराबर x √3। बोलो यहाँ तक कौन नहीं समझा, सब समझ गया। देखो एक मान निकल चुका है, एक इक्वेशन, किस त्रिभुज की चर्चा हम लोग किए, ये छठा समकोण त्रिभुज का। एक समकोण त्रिभुज BAD भी है, ध्यान से देखो तो समकोण त्रिभुज BAD है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAD में BAD में 30 डिग्री के लिए लंब बोलो, इसको भुला जाओ। बढ़ता त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो BA हुआ, BA का लंबाई कितना, h मीटर, तो डायरेक्ट लंब लिखते हैं कितना है, h मीटर। 30 डिग्री के लिए आधार बोलो, x + 40 मीटर, इतना AD हुआ, तो AD कितना है, x जोड़ 40 मीटर, यानी x + 40 मीटर। कर्ण से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो 30 डिग्री के लिए सोचो लंब आधार में फार्मूला, तो लंब बटा आधार 10 में होता है, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। कैसे पकड़ेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझ रहा है ना, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी h बटा x + 40। मीटर यहाँ देंगे, मीटर यहाँ देंगे, तो मीटर मीटर कट गया यानी हट गया, कितना होगा, 10 30 का मान 1/√3 बराबर x + 40। अब ये समीकरण हो गया। तो इसको हल करेंगे तो तिरछा गुना होगा ना, समीकरण नहीं जानने वाले चुल्लू भर पानी में सर्व से डूब जाओ, क्योंकि सबसे पहले हम इसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तुम सबका समीकरण स्ट्रॉन्ग है, तिरछा गुना होगा तो ये हो गया, और x + 40 बराबर h गुने √3। हम लोग इसमें h का मान निकाले हैं, तो इसमें भी h का मान निकालो। इतना को पहले लिखेंगे, h √3 बराबर x + 40 लिखाएगा, इसीलिए h बराबर x + 40। अब पूरे से नीचे में √3 आएगा,
ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 को देखो h का मान है, समीकरण 2 को देखो h का मान है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से x√3 बराबर इतना होगा x + 40 बटा √3 होगा ना। अब इसको हल कर लोगे आराम से। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो √3 तिरछा गुना में कितना होगा, √3 को गुना करेंगे तो सीधे 3 लिख दे, समझ जाओगे। और ये x हो गया 3x बराबर x + 40 और 3x + x पहलेगा तो -x बराबर 40। 3x में से 1 घटाएंगे 2x बराबर 40। इसीलिए x रखेंगे तो 2 नीचे आएगा, 2 कट के 20 होगा। तो x का मान 20 आया, तो यहाँ पर 20 देते हैं तो 20 मीटर ये और ये 40 मीटर, तो 20 40 60। क्वेश्चन क्या पूछता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो x मीनार की ऊंचाई माने है ना, तो समीकरण 1 में x का मान रखो, इसीलिए x बराबर x कितना निकला है 20 √3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गया। कैसे निकला समझा अच्छी तरह। ठीक है, इसमें इतना ही।